अंतिम चरण में पहुंचा मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार। पीएम मोदी की धुआंधार जनसभाएं। कांग्रेस पर बोला करारा हमला। कहा कांग्रेस नेताओं को है देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी। इंदौर और रांची में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। चुनावी राज्यों में सभी दलों ने झोंकी ताकत। भाजपा की तरफ से अमित शाह और जेपी नड्डा सहित कई नेताओं की रैलियां। कांग्रेस पर किया जोरदार प्रहार। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने भी किया प्रचार। दो दिवसीय झारखंड दौरे के तहत बुधवार को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू जाएंगे पीएम मोदी। तीसरे जनजातीय गौरव दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा। विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का होगा शुभारंभ। पीएम किसान सम्मान निधि की 15वीं किस्त भी करेंगे जारी। दिल्ली के प्रगति मैदान में 42वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का शुभारंभ। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित मेले में 3,500 से अधिक प्रदर्शकों की शिरकत। 19 से 27 नवंबर तक आम दर्शकों के लिए खुला रहेगा व्यापार मेला। न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल के घमासान के लिए तैयार टीम इंडिया। मुंबई के वानखेड़े मैदान पर बुधवार को होगा आमना सामना। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा बोले टॉस नहीं होगा बड़ा फैक्टर। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड की राजधानी रांची पहुंचकर रोड शो किया। रोड शो में रांची के लोगों ने दिल खोलकर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। रोड शो में उमड़े जनसैलाब का पीएम ने हाथ हिलाकर अभिवादन किया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पीएम मोदी का पारंपरिक तौर पर स्वागत किया गया। पीएम को लेकर रांची के लोग खूब उत्साहित और जोश से भरे नजर आए और उन्होंने पीएम के काफिले पर पुष्प वर्षा भी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। श्री मोदी कल खूंटी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही 24,000 करोड़ रुपए के बजट के साथ प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन की भी शुरुआत करेंगे। नरेंद्र मोदी के रांची और खूंटी आगमन को लेकर स्थानीय लोग खासे उत्साहित हैं और उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा रांची में आज भव्य रोड शो से शुरू होगा। रांची के सांसद संजय सेठ ने लोगों से प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक स्वागत करने की अपील की है। हमने आह्वान किया रांची की जनता से कि जैसे ही प्रधानमंत्री का काफिला आए तो आप अपने घरों से निकलकर अपने छत से, अपने फर्स्ट फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से पुष्प वर्षा करें और आज अपने मोबाइल का जो वो पूरा चार्ज करके रखें ताकि जब प्रधानमंत्री रात में 8 बजे गुजरें तो मोबाइल की टॉर्च जलाकर उनका अभिनंदन करें। प्रधानमंत्री 2 दिवसीय झारखंड दौरे के क्रम में कल सुबह रांची में भगवान बिरसा मुंडा स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का दौरा करेंगे। इसके बाद वह भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू पहुंचेंगे, जहां वह भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री खूंटी में तीसरे जनजातीय गौरव दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत संकल्प यात्रा और प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह मिशन का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 15वीं किस्त भी जारी करेंगे और झारखंड में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कार्यक्रम स्थल का दौरा कर जरूरी निर्देश दिए। अनोखा इतिहास भगवान बिरसा मुंडा का है, तो ऐसे स्थान पर स्वाभाविक रूप से पहली बार देश का प्रधानमंत्री का आना हम सब के लिए और यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत बड़ी ऐतिहासिक दिन होगी, क्योंकि उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के जन समुदाय को स्वाभिमान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लेकर आह्वान किया है और भारत सरकार ने निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर रांची से खूंटी तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
खूंटी में उलियातू स्थित हेलीपैड और बिरसा स्टेडियम कार्यक्रम स्थल के आसपास अनाधिकृत ड्रोन उड़ाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सुरक्षा प्रतिबंध के लिहाज से रांची को 5 जोन में बांटा गया है। सभी लोकेशंस पे सेपरेट सेफ हाउसेज रहेंगे। सभी जगहों पे जहाँ भी एकोमोडेशंस कराया जा रहा है वहाँ पे जो भी एसपीजी के द्वारा सिक्योरिटी के नॉर्म्स स्थापित करके बताए जा रहे हैं उसके अनुसार सारी डिटेलिंग कराई जा रही है। तो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं और जो एसओपी हैं एसपीजी के उसके एंगल से डिस्कशंस हो रहा है, मीटिंग हो रही है और जो भी होगा वो पर्याप्त सुरक्षा की जाएगी। प्रधानमंत्री का रांची और खूंटी दौरा निश्चित रूप से कई अर्थों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। श्री मोदी भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलियातू गांव जाने वाले पहले प्रधानमंत्री होंगे। जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर वीरों की इस भूमि से जनजातीय समुदायों के बहुआयामी विकास की लंबी लकीर भी खींची जाएगी। रांची से नितेंद्र के साथ मैं दिवाकर कुमार। और आइए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की, जहां अब चुनाव प्रचार के लिए 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। यहां कल शाम चुनाव प्रचार थम जाएगा और चुनाव प्रचार की इस आखिरी घड़ी में पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश में बैतूल, शाजापुर और झाबुआ में विशाल जनसभाओं को संबोधित किया। इसके अलावा पीएम मोदी ने इंदौर में एक रोड शो भी किया जिसमें जनसैलाब दिखाई दिया। इससे पहले पीएम मोदी ने बैतूल में राहुल गांधी के मेड इन चाइना मोबाइल वाले बयान पर निशाना साधा और कहा कि कांग्रेस को देश की सफलता नहीं दिखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 3 चुनावी सभाओं को संबोधित किया और इंदौर में रोड शो भी किया। बैतूल में पहली जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने इस चुनाव को मध्य प्रदेश के विकास को डबल रफ्तार देने का चुनाव बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने उसके झूठे वादे नहीं चलेंगे। एक महाज्ञानी कांग्रेस के कह रहे थे कि आप सबके पास मेड इन चाइना मोबाइल फोन होता है। अरे मूर्खों के सरदार, किस दुनिया में रहते हैं ये लोग? कांग्रेस के नेताओं को अपने देश की उपलब्धियां न देखने की मानसिक बीमारी हो गई है। पता नहीं विदेश के वो कौन से चश्मे पहने हैं कि उनको देश की स्थिति का पता ही नहीं दिखता है। आज भारत दुनिया में सच्चाई क्या है? आज भारत दुनिया में मोबाइल फोन का दूसरा सबसे बड़ा निर्माता है। शाजापुर की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध, निराशा और नकारात्मकता है। कांग्रेस शुरुआत से ही तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, दंगे, फसाद और भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित करती है। पीएम ने कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जिक्र किया, जहां की कानून व्यवस्था की स्थिति बदहाल है। कांग्रेस जहां भी सत्ता में है वहां उसका एक ही एजेंडा है, लूट लूट लूट, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, जनता पर अत्याचार 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 और बार बार झूठ, जहां जाओ वहां झूठ, चिल्ला चिल्ला करके झूठ, यही उनका तरीका है। कांग्रेस के पास आपको देने के लिए सिर्फ और सिर्फ विरोध है, निराशा है, नकारात्मकता है। झाबुआ की विशाल जनसभा में प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आदिवासी समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करने के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने आदिवासी समाज के लिए निरंतर काम किया है। पीएम ने यह भी कहा कि राज्यों में जहां भी कांग्रेस का शासन होता है वो विकास के कामों में अड़ंगा लगाते हैं। जहां जहां कांग्रेस की सरकार है वहां कांग्रेस की पूरी ऊर्जा, उनका एक ही काम बच जाता है, मोदी जो कर रहा है उसको रोको, मोदी की योजनाओं को आगे मत जाने दो, अपने राज्य का नुकसान हो जाए तो होने दो, लेकिन भारत सरकार कोई भी काम लेकर के आए हैं मत करो। अरे तुम्हारी राजनीति तुम्हारे घर रहने दो, ये लोगों का नुकसान क्यों करते हो? ये प्रकार के खेल क्यों खेलते हो?
प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के पंजे को मिलेगी करारी हार, एमपी चुनेगा भाजपा बार बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर में विशाल रोड शो भी किया। इस दौरान पार्टी के कई दिग्गज नेता उनके साथ दिखे। दीपक जैन, अभिषेक सिंह, चंद्रशेखर और नीरज सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अंतिम चरण में पहुंच चुका है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को लापता मॉडल बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जलापूर्ति, विकास, बिजली, सड़क सब कुछ गायब था। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भी रतलाम जिले के जावरा की चुनावी रैली में कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादों का पूरी तरह पालन करती है। कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। ये नए लापता योजना वाले, और विकास तो बिल्कुल ही लापता है। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं है। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पार्टी का यहां तक प्रश्न है, भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रीवा में चुनावी सभा में कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के निवासियों को मतदाता पर्चियां वितरित की और उनसे 17 नवंबर को वोट डालने का आग्रह भी किया। उन्होंने रतलाम जिले के सैलाना और उज्जैन के बड़नगर की रैली में किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत देने का भरोसा दिलाया। 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताए। अब राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दतिया जिले के सेवड़ा और श्योपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। लोगों को मनरेगा जैसा स्कीम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों को खाना नहीं मिलता था, गरीब लोगों को पेट को अन्न नहीं मिलता था, उनको पेट भरने के लिए हम सिक्योरिटी एक्ट लाए। इस चुनाव में 17 तारीख को आप केवल रविंद्र तोमर को ही साथ नहीं देंगे, आप ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता किसके वादों पर यकीन करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए भी प्रचार उफान पर है। बीजेपी की तरफ से जहां असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रचार किया, तो कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रचार की कमान संभाली। इस बीच कांग्रेस में टिकट बंटवारे में करोड़ों रुपये के लेन देन से जुड़ा ऑडियो सामने आने के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। मेरे पास उसका भी टेप है कि मैंने मोहन मरकाम को एक एक बात बताई। एक बात। सेकंड, मैं आपको दिखा सकता हूं, मैंने बकायदा ये आप लोग को जो भेजा हूं और जो सुनाया हूं, ये मैंने खुद शैलजा जी को ही भेजा है, मैंने दीपक बहन को ही भेजा है, और किसको भेजूं? संगठन की बात संगठन में मैंने भेज दी, जनरल सेक्रेटरी आईसीसी तक को भेजा है मैंने। कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद कांग्रेस में हड़कंप मच गया, जिसके बाद कांग्रेस ने बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव को पार्टी से निलंबित कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के पूर्व विधायक अरुण तिवारी ने उनके और बिलासपुर के महापौर रामशरण यादव के बीच मोबाइल पर हुई बातचीत का ऑडियो जारी कर आरोप लगाया था कि कांग्रेस में टिकट वितरण में करोड़ों का खेल हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि टिकट बंटवारे में लेन देन कांग्रेस की पुरानी परंपरा है, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी की साजिश बता रही है। कांग्रेस में तो यही धंधा होता है, कांग्रेस में बिना पैसे के कोई काम नहीं होता, चाहे वो पार्टी के लोगों से हो चाहे जनता से हो। कोयले में पैसा खाते हैं, शराब में पैसा खाते हैं, डीएफएफ में पैसा खाते हैं, पीएससी में पैसा खाते हैं, और तो और महादेव ऐप, सट्टा ऐप में पैसा खाते हैं, और भ्रष्टाचार कांग्रेस की जनक है। ये कांग्रेस पार्टी के छील धूमिल करने का षड्यंत्र है और असफल रहेंगे, और कांग्रेस पार्टी ने इस पर कड़ी कार्रवाई भी किया है। जिसने इस प्रकार झूठे भ्रम फैलाए उसको नोटिस भी जारी किया और पार्टी से निलंबित भी कर दिया गया। इस बीच छत्तीसगढ़ के चुनाव प्रचार में उतरे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजिम में चुनावी रैली को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि महादेव के नाम पर घोटाला करने वाले को महादेव नहीं छोड़ेंगे। भूपेश बघेल जी ने गंगा में कसम खाया था दारू बंद हो जाएगा, हुआ क्या बंद? दारू बंद हुआ क्या? उल्टा तो दारू का होम डिलीवरी स्टार्ट हो गया होगी। भाइयों और बहनों, भूपेश बघेल जी ने जो भी वादा किया था कुछ भी नहीं निभाया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसी मुद्दे पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को निशाने पर लिया। रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बघेल से छत्तीसगढ़ की जनता कह रही है, बहुत हुआ सट्टे का खेल, बाय बाय भूपेश बघेल। कि महादेव ऐप घोटाले के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री मुंह छिपाते घूम रहे हैं, और जो मैंने आपकी प्रेस वार्ता में कहा था घोटाला करो, भूपे करो, पैसे कमाओ और भूपे करो। वो 5 साल तक तो चलता रहा, सट्टा लगता रहा, मुख्यमंत्री कार्यालय संरक्षण देता रहा, क्योंकि भूपे हो रहा था। हालांकि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि उनके खिलाफ ये पूरी कहानी प्लांटेड है, जो 17 नवंबर तक जारी रहेगी। ये पूरा कहानी ये 17 तारीख तक चलेगा। अभी बहुत सारी स्टोरी ये लोग और लाएंगे, तो आनंद लीजिए इसका। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। पहले चरण की 20 सीटों पर 7 नवंबर को मतदान हो चुका है। रायपुर से सोमेश पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार में एक बार फिर जंगल राज की आहट सुनाई देने लगी है। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि जमुई में बालू माफिया द्वारा दरोगा की सरेआम हत्या के बाद जनता खुद इस बात को महसूस कर रही है। इस घटना के बीच बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का संवेदनहीन बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बिहार में बेखौफ बदमाशों का तांडव इस कदर बढ़ गया है कि अब वहां पुलिस वाले भी सुरक्षित नहीं रहे। हद तो तब हो गई जब बालू माफिया के करतूतों की भेंट चढ़ा युवा दरोगा प्रभात रंजन के लिए सरकार के प्रतिनिधि ने संवेदना जताने के बजाय ऐसी घटना को आम दुर्घटना करार दिया।
बिहार के शिक्षा मंत्री से जब वारदात को लेकर सवाल किया गया तो उनके बेतुके बोलने राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया। उल्टा उन्होंने संवाददाताओं से ही सवाल कर दिया कि क्या ऐसी घटनाएं अन्य राज्यों में नहीं होती हैं? उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है तो कोई नई बात नहीं, इस तरह के अपराध होते रहते हैं। ये पहली बार नहीं है जब बिहार के शिक्षा मंत्री अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में आए हों। चंद्रशेखर यादव के बेतुके बयान के बाद बीजेपी ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शिक्षा मंत्री को हटाने की मांग की है। राजद के जो शिक्षा मंत्री हैं श्री चंद्रशेखर जी गैरकानूनी भाषा और गैरकानूनी काम के लिए ही जाने जाते हैं। राजद का परिभाषा है राशि प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति। राजद गैरकानूनी काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करता है, भ्रष्टाचारियों को प्रोत्साहित करता है। ये दल ही भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। हालांकि जदयू ने घटना की निंदा करते हुए मरहम जरूर लगा दिया। पार्टी प्रवक्ता ने कहा कि प्रशासन द्वारा घटना की जांच की जा रही है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने पहले तो घटना की जानकारी होने से ही इनकार किया, लेकिन जब पत्रकारों ने घटना की जानकारी दी तो उन्होंने कार्रवाई का भरोसा देते हुए विस्तृत जानकारी मंगाने की बात कही। जानकारी हम लोग को नहीं है, अभी हमको पता नहीं चला है, पता नहीं क्या बात है। जमुई में जो घटना हुई है वो दुखद है, दर्दनाक है और अपने कर्तव्य निष्ठा के दौरान शहादत दिया है। जो अपराधी हैं उसकी शिनाख्त हो गई है, ट्रैक्टर जब्त हो गया है। बहरहाल बालू माफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात करते हुए जिला प्रशासन ने अपराधियों के पहचान कर लेने की जानकारी दी। जो इसमें शामिल अपराधी हैं उनकी पहचान कर ली गई है और जो ट्रैक्टर है उसको जब्त कर लिया गया है। जो उसके चालक हैं वो आपको कृष्णा रविदास हैं, पिता दशरथ रविदास, ये कौवा कोल नवादा के हैं और उनके साथ एक और व्यक्ति उस ट्रैक्टर पे आपको चल रहे थे, उनका नाम मिथिलेश ठाकुर है, वो भी आपको कौवा कोल के हैं। मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और कृष्णा रविदास के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। खनन पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। थाना स्तर से भी SHO द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त SDM, SDPO, DPO द्वारा भी छापेमारी की जा रही है। किसी भी हाल में दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। दरअसल मंगलवार सुबह अवैध बालू खनन की सूचना के बाद दरोगा प्रभात रंजन दल बल के साथ मौके पर पहुंचे थे। इस दौरान बालू लदे ट्रैक्टर को उन्होंने देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर ने गाड़ी को रोकने की बजाय दरोगा को ही रौंद दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है, जिसका नजदीक के अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बिहार विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं। दलितों का अपमान करने के मामले पर वो लोगों के निशाने पर आ गए हैं, तो वहीं जीतन राम मांझी नीतीश के बयान से बेहद आहत हुए हैं और मौन धरना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। दलितों का अपमान करने के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सवालों में घिरते जा रहे हैं। विधानसभा के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी को लेकर की गई अपमानजनक टिप्पणी नीतीश पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। नीतीश ने भरे सदन में मांझी पर बेहद अभद्र बयान दिया था। इसके बाद से उन पर दलितों के अपमान का आरोप लग रहा है। जीतन राम मांझी नीतीश के बयान से बेहद आहत हैं। मंगलवार को उन्होंने मौन धरना दिया। मांझी ने पहले पटना हाईकोर्ट के पास अंबेडकर प्रतिमा पर धरना देना चाहा, लेकिन उन्हें इसकी अनुमति नहीं मिली। बाद में उन्होंने हाईकोर्ट गेट के बाहर ही मौन धरना दे दिया। मांझी का कहना है कि नीतीश का बयान केवल उनका नहीं बल्कि बिहार और देश के सभी दलित लोगों का अपमान है। कहा कि जीतन मांझी को कौन कहता है कि मुख्यमंत्री है, ये बड़ा मुख्यमंत्री हैं और आप लोगों को भी एड्रेस किया कि इनको बड़ी तरजीह आप दे रहे हैं, इनको तरजीह देना बंद कीजिए, ये मुख्यमंत्री नहीं, इसको कोई अक्ल नहीं है। तो इस तरह से अपमानित किया गया। हम समझते हैं कि वो जीतन मांझी का अपमान नहीं है, सभी बिहार और हिंदुस्तान के जो दलित लोग हैं उनका अपमान उन्होंने किया। एक राज्य का मुख्यमंत्री
जो 13 करोड़ जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके मुखारबिंद से ये सारी बातें जो आई वो निश्चित रूप में विचारणीय हैं। जीतन राम मांझी नीतीश के खिलाफ अपने मौन विरोध प्रदर्शन को और आगे बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। वो छठ के बाद दिल्ली के राजघाट जाकर नीतीश कुमार की सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे। वहीं भाजपा भी इस मुद्दे को लेकर नीतीश कुमार पर लगातार हमलावर है। भाजपा ने मांझी के मौन धरने का समर्थन किया। पार्टी नेताओं ने नीतीश की आलोचना की। ये अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये लोकतंत्र की हत्या है और जिस तरह बिहार की स्थिति बिहार में उत्पन्न हुई है, यहाँ बालू माफिया, शराब माफिया, जमीन माफिया, माफियाओं का राज हो गया और मुख्यमंत्री बीमार चल रहे हैं। अब बीमार का इलाज होना चाहिए, इसलिए बिहार की स्थिति को देखते हुए आज जो स्थिति बनी है उससे स्पष्ट झलकता है कि बिहार में कोई कानून का राज स्थापित नहीं है। जीतन राम मांझी के अपमान को लेकर प्रधानमंत्री मोदी भी नीतीश कुमार की आलोचना कर चुके हैं। उन्होंने तेलंगाना की एक जनसभा के दौरान इसको लेकर विपक्षी दलों की मानसिकता पर सवाल उठाए थे। गौरतलब है कि नीतीश कुमार विधानसभा में महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक बयान की वजह से पहले ही विवादों में हैं। सवाल उठ रहा है कि नीतीश की बार बार बेतुकी बयानबाजी क्यों नहीं रुक रही है। महिलाओं और दलितों को लेकर नीतीश के बोल और इसको लेकर विपक्षी दलों की चुप्पी बहुत से सवालों को जन्म दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। संयुक्त राष्ट्र में स्थायी मिशन के काउंसलर प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में सुधार के मुद्दे पर भाषण दिया और प्रखर तरीके से भारत का पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा बढ़ती जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा धीरे धीरे अपनी मूलभूत जिम्मेदारियों से दूर हो रही है। प्रतीक माथुर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में विषयगत मुद्दों पर चर्चा कराने के प्रयासों में भी महासभा की भूमिका कमजोर होती जा रही है। The primacy and legitimacy of the General Assembly flows from the inclusive nature of its membership and the principle of sovereign equality of all its constituents. In these turbulent times, the universal character of the General Assembly and the moral weight of its decisions and opinions cannot be overemphasized. However, as pointed out by the President of the General Assembly when he opened this meeting last week, and I quote, "At a time when questions about the relevance of the UN itself and therefore about its very existence are echoing louder," unquote, there is a growing perception that the General Assembly has gradually lost touch with its foundational responsibilities and has become overwhelmed with processes. उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र को प्रासंगिक बने रहना है तो उन्हें अपने मूल उद्देश्य के साथ काम करना होगा। My delegation would like to reiterate that India has consistently advocated the view that General Assembly can be revitalized only when its position as the chief deliberative, policy-making and representative organ of the United Nations is respected both in letter and in spirit. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय झारखंड दौरे से पहले जब झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे तो वहां पर भारी संख्या में लोग वहां पर मौजूद थे। उन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री की ओर से भी उनका अभिवादन स्वीकार किया गया। लोगों का अभिवादन प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया और वहां पर प्रधानमंत्री ने एक छोटा सा रोड शो भी वहां पर किया और जगह जगह पर वहां पर लोग मौजूद थे। वो प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे थे, पुष्प वर्षा कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया और प्रधानमंत्री काफ़ी महत्वपूर्ण दौरे के तहत झारखंड पहुंचे हुए हैं और झारखंड में प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण दौरा है। वहां पर वो जनजातीय गौरव दिवस और जनजातियों से जुड़े हुए कई कार्यक्रमों में वहां पर हिस्सा लेंगे। तो ये उस वक्त के दृश्य हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे और वहां पर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। लोगों ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। लोग प्रधानमंत्री के ऊपर पुष्प वर्षा भी वहां पर कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने भी लोगों का अभिवादन स्वीकार किया
और प्रधानमंत्री का काफ़ी महत्वपूर्ण झारखंड का दौरा है, 2 दिवसीय दौरा है और रांची पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। तो ये उस वक्त के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की राजधानी रांची पहुंचे थे अपने 2 दिवसीय दौरे के लिए और वहां पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने वहां पर रोड शो भी किया और सड़क के दोनों ओर काफ़ी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे। लोगों ने पुष्प वर्षा कर प्रधानमंत्री का स्वागत किया और प्रधानमंत्री की ओर से भी हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया गया। अगली खबर की ओर चलते हैं। 14 वर्ष वनवास के दौरान विषम परिस्थितियों में रहे भगवान राम को भोग लगाने के लिए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, हनुमान बाग, मणिराम छावनी, राम बल्लभा कुआं, झुनकी घाट और सदगुरु सदन सहित सभी मंदिरों में 56 प्रकार के व्यंजन बनाए गए, जिनकी महक से नगरी का वातावरण सुवासित हो उठा। पहली आरती के बाद भगवान को व्यंजनों का भोग लगाकर प्रसाद भक्तों में वितरित किया गया। अन्नकूट महोत्सव में प्रसाद पाने के लिए देश विदेश के क्षेत्रों से आए श्रद्धालु लाइनों में लगे दिखाई दिए। वैसे तो दीपावली के दूसरे दिन ही अन्नकूट महोत्सव होता है, किंतु इस वर्ष उदया तिथि की मान्यता के कारण दीपावली के तीसरे दिन अन्नकूट महोत्सव संपन्न हो। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।